नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियो एकेडमी में। आज मैं आप सभी के जो वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में मैं आज आप सभी के साथ उसको पूरा डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने अभी तक जो भैया हैं आपके 3 भाग जो हैं आपके संविधान के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं आपके साथ संविधान का चौथा पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी वो पहले के 3 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी आप एक सीक्वेंस में आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ मैं आप सबके साथ जो भी मेरा पूरा संविधान है उसके जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो मैं आपको एक एक लेक्चर में उन सबको एक सीक्वेंस वे में पूरा डिस्कस करता चला आ रहा हूँ। और मेरा जो एम है वो यही है कि इस वीक में मैं उन सभी पार्ट्स को पूरा पूरा आप सबके साथ सब डिस्कस कर दूँ। जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी उसके पॉइंट्स हैं, जो हमारे भैया आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो वो मैं आपके साथ उसको पूरा पूरा वो सब डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बस आप मेरे चैनल के साथ आप भैया रहिए, लिंक में रहिए और अपना आप इस पूरे टॉपिक को आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके भैया कोई डाउट्स हैं या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप नीचे भैया कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको जो आपका था भैया संविधान का तीसरा पार्ट था, उसमें मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए थे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, है ना। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी भैया उसके ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सब डिफरेंस है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। पहला सवाल तो यही आ जाता है कि ये भैया कौन से भाग में है, तो वो है आपका फोर्थ पार्ट में है, यानी कि जो हमारा संविधान का चौथा पार्ट है वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, वो करता है आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये भैया कंटेंट करता है, ठीक है। और ये भैया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है भैया आपका आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे भैया एग्जाम्स में आ चुका है कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उसका आंसर है भैया आयरलैंड, ठीक है। अब अगर हम भैया पूछे कि ये भैया है क्या, बेसिकली ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली हैं क्या, और इनकी भैया क्या विशेषता है और क्या इनके के हैं सब पॉइंट्स। तो आइए हम देखते हैं। ये जो आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे संविधान में तो हैं और उनका पालन भी होता है, लेकिन जो है इनको संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से नहीं प्राप्त है। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें जो थे हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार, वो सभी के सभी जो थे वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में थे। कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो भैया उनके खिलाफ अपील कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो आपके हैं भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी जो आपका भैया कोर्ट है उससे कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और ये भैया पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसको जो है भैया सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा, पहला होगा फंडामेंटल राइट्स होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, और ये होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होगा, और भी कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको सीधे सीधे लगाना है कि भैया जो आपके
निर्देशक तत्व हैं उनको जो है हमारे संविधान के द्वारा न्यायालय से कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब एक भैया प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अगर इनको भैया जो है न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर इनको संविधान में हमने क्यों जगह दी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम ये भैया कह सकते हैं कि जो हमारे हैं भैया सब नागरिक हैं तो उनका देखो हम किस प्रकार का भैया विकास चाहते हैं बेसिकली, कि भैया उनका जो है समाज में उनकी रेपो अच्छी होनी चाहिए, उनका भैया फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनके नैतिक मूल्य पूरे होने चाहिए, तथा जो आपका भैया राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी भैया अच्छे से उसकी प्रगति होनी चाहिए। तो ये जो आपके 4 मेन एम है, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपके बनाए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ये क्या करते हैं, जो आपके व्यवस्थापिका है यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव है और जो आपकी भैया कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक भैया प्रॉपर सब होना चाहिए भैया, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ताकि जो भैया नागरिक हैं उनके ये जो भैया 4 उद्देश्य है वो भैया पूरे होने चाहिए। अब क्या होता है, ये जो आपके तत्व हैं ये भैया देश के शासन में ये आपके मूल रूप से हैं। तो क्या होता है कि जो कोई भी मान लिया आपका राज्य की अगर मैं भैया बात करूँ तो वो चाहे आपका राज्य सरकार हो और या फिर आपकी संघ सरकार हो, तो वो जो है अगर मान लिया कोई भी अपने सब नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, या फिर कोई भी मान लिया अपना वो लाएगी भैया अधिनियम लाएगी, तो वो सब का सब जो है इन्हीं तत्वों पर भैया आधारित होगी। और अगर हम भैया एज अ एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे देश में अभी भी जो मान लिया कोई भी वो सब योजनाएं चलती हैं तो उसमें जो है इन सभी मूल्यों का ही मेन भैया एम होता है कि जो भैया नागरिक हैं उनकी भैया पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, उनकी समाज में स्थिति अच्छी हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, उनके भैया नैतिक मूल्य भी वो सब रहे। तो यही सारा काम है जो कि हमारी सरकार का मेन भैया फोकस में रहता है। तो यानी कि ये जो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, ये जो है ये बेसिकली किन 4 चीज़ों पर करते हैं एम, वो करते हैं आपका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक विकास, ठीक है। और ये जो हैं ये सारे के सारे विकास होने के लिए जो आपका भैया कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका है तो उन दोनों के बीच में उनको ये भैया पूरी तरह से अपना वो देता है, क्या नाम उसका, पूरा बेस देता है, और ताकि वो अपने भैया नियम कानून या फिर कोई भी मान लिया अधिनियम या फिर एक्ट बनाना चाहें तो वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो जो भैया हमारे संविधान के भैया थे, निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने इनके लिए एक अपना रीजन दिया था कि उन्होंने क्यों इन तत्वों को हमारे संविधान में भैया जगह दी है। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। सही बात है, कोई भी भैया देश है तो वो जो है संपूर्ण विश्व में जो है भैया उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ उसकी भैया आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। बट हमारे देश में जो है एक टर्म आ जाता है भैया प्रजातंत्र, यानी कि जो कुछ भी होगा वो यहाँ का भैया जो है वो सब जनता है, जनता के बेसिस पर ही होगा। तो जो है उसके लिए ये जो भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि जब तक ये जो आपकी 4 सब मूलभूत हैं वो सब विकास के लिए हैं, अगर वो नहीं पूरे होंगे तो हम भैया ना तो आपका राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे और ना ही हम भैया अपना आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा संपूर्ण संविधान बनेगा उसका मेन उद्देश्य जो है पूरे के पूरे संविधान का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वो इन 4 या फिर जो भी आपके मान लिया 5 हों, इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का भैया पालन करें। और ये जो आपके हैं भैया निर्देशक तत्व हैं ये जो है सरकार के लिए जनता का आदेश पत्र होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी भैया सरकार है वो भैया पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, वो भैया है इस देश की जनता पे। तो उस सरकार के लिए ये जो भैया सारे हैं पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जनता के आदेश पत्र की तरह काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भैया जनता है वही हमारे भैया ताकत है, और जनता जो है किसी भी कानून से अधिक शक्तिशाली होती है। तो वो उन्होंने
अपना रीजन बताया था कि उन्होंने क्यों रखा। अब एक थे भैया केटी शाह थे, तो केटी शाह जी ने जो है ये जो बनाया गया था भैया नीति निर्देशक था, तो उन्होंने जो है इनका भैया कंपैरिजन किया था। तो उन्होंने भैया जो है इनका कंपैरिजन क्या किया था कि उन्होंने जो है एक भैया ये बोला था कि ये भैया एक ऐसी चेक है जो कि बैंक आपको तब करेगा पे जब उसके में भैया सामर्थ्य होगा या जब ये भैया चुकाने योग्य होगी। तो उन्होंने ये बोला था कि इट लुक्स टू मी लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल व्हेन एबल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक ये जो है भैया उनकी सेइंग है, ये सीधे सीधे आ जाती है एग्जाम में और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि बताइए कि ये भैया किसने कहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया केटी शाह जी ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना बैंक की चेक से की थी, जो कि तब होगी पे जब वो भैया चुकाने योग्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भैया आपके हैं सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो कितने हैं और वो क्या करते हैं। तो जो आपका है संविधान है, उसमें जो भैया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 हैं, टोटल 5 हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आइए देखते हैं। पहला तो वही हो गया भैया आपका आर्थिक स्थिति। जब तक भैया आर्थिक व्यवस्था नहीं लागू होगी तब तक भैया आगे कोई भी विकास नहीं हो सकता है। बेसिकली आज के टाइम में भैया मनी सबसे बड़ा है ना। तो इसलिए उन्होंने जो पहला पार्ट दिया वो दिया है भैया आर्थिक व्यवस्था संबंधी। तो जो है भैया आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जो है आपका पूरा सार ये आता है कि जो आपका समाजवादी आपका भैया लोकतंत्र है उसकी वो सब राज्य की स्थापना करना है। लेकिन जो आपका है संविधान है और जो इसमें भैया नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये आपका समाजवादी टर्म का यूज नहीं हुआ है। लेकिन जो इसके मुख्य सिद्धांत हैं वो अब हम देखते हैं। तो सिद्धांत क्या है, जो भैया सभी नागरिक है चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, उसको अपने भैया जीविका चलाने के लिए उसको भैया साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है। यानी कि जो भी भैया होगा सरकार में, चाहे वो भैया राज्य सरकार में हो चाहे वो आपका संघ सरकार में हो, उसका ये मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो जो है संपूर्ण जो आपका देश है संघ है उसमें जो है क्या खत्म करे। एक तो खत्म करे भैया बेरोजगारी और दूसरा खत्म करे आपका भुखमरी। उसको ये जो है ये उसका आपका प्रधान उद्देश्य होगा कि वो इन दो चीजों को देश से कम करने और इसको भैया खत्म करने का संपूर्ण प्रयास करे। तो ये तो पहला चीज हो गया कि भैया सभी को जो है अपनी जीविका के साधन प्राप्त करने का होना चाहिए अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो आपका भौतिक संपत्ति है उसका जो है होना चाहिए समान वितरण होना चाहिए, और वो जो है इस प्रकार होना चाहिए कि जो है आपका पूरा समस्त समाज है उसका कल्याण हो सके। अब देखो क्या होता है, यानी कि या इसका मेन एम ये था कि जो आपकी संपूर्ण संपत्ति है देश की वो कुछ लोगों के हाथ में ही ना जाए। यानी कि जो आपके भैया पूंजीपति हैं सिर्फ और सिर्फ वो अपने पास वो सब रख ले, और जो भैया गरीब वर्ग है और या जो आपका पिछड़ा वर्ग है वो भैया और पिछड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। उनका मतलब जो मेन एम ये था कि भैया संपूर्ण जो आपका देश है जो भी सब नागरिक हैं तो उनका सभी का होना चाहिए विकास, ना कि कुछ लोगों का हो विकास। तो वो आ जाता है आपका सामाजिक में जो आपका भैया भौतिक संपत्ति है उसका वितरण होना चाहिए। अब तीसरा ये है कि जो भैया समाज की आपकी अर्थव्यवस्था है वो भी भैया इस प्रकार होना चाहिए कि जो भी आपका धन तथा उत्पादन के साधन है वो जो है नॉन प्रोडक्टिव में ना हो, यानी कि हितकारी केंद्रीकरण ना हो पाए, और वो भी भैया सब सर्व साधारण का भैया कल्याण करें, है ना। तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि जो भैया आपके के हैं भैया पुरुष तथा स्त्री हैं उनको जो है समान कार्यों के लिए समान वेतन आपको मिलना चाहिए। यानी कि सेम वर्क सेम वेजेस वाला है काम है तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके हैं पुरुष तथा स्त्री हैं तो जो उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति और जो भैया बच्चों की जो भैया है आपकी बाल्यावस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य तथा शक्ति की तो ये है कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति जो है इस समय स्वस्थ नहीं है या उसकी जो है मान लिया आयु जो है वो अब कोई मान लिया पर्टिकुलर आपका काम करने की नहीं है तो भैया कोई उसको जो है
उसे बाध्य नहीं कर सकता है कि आप भैया करो ही करो। तो वो सारी है चीजें, है ना, तो उसका कोई भैया दुरुपयोग ना कर पाए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जो भैया बालक हैं और जो भैया नवयुवक हैं, जो हमारे यूथ है, तो उनको भैया उनका कोई शोषण और ना भैया कर पाए, तो वो यहाँ पर आ जाता है पॉइंट। इसके बाद आता है कि जो भैया है आपका राज्य है, तो वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य यानी कि जो उसके पास है पूरा आपका आर्थिक सामर्थ्य हो और जो आपकी विकास की सीमाएं हैं उसके अंतर्गत उसका ये काम है कि जो भी मान लिया व्यक्ति जो हमारा योग्य है तथा जो मान लिया व्यक्ति है, तो हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा अवश्य मिलना चाहिए। यानी कि उसको जब वो भैया होगा आपका शिक्षित होगा तो वो भैया बनेगा, योग्य बनेगा, और जब योग्य बनेगा तो वो आगे अपना जो है वो सब अपनी जीविका चला सकता है। तो उसके साथ साथ क्या है कि वो भैया जो भी राज्य है वो क्या करेगा कि वो भैया बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि इत्यादि अवस्थाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कर सके। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरा कंपनसेशन भी हो जाएगा, और जो आपका सब पेंशन योजनाएं हैं वो भी, और प्लस आपका है एजुकेशन सिस्टम है ये भी। ये सारे के सारे भैया किसके दायित्व है, वो है आपके चाहे वो भैया आपका केंद्र सरकार हो चाहे वो आपका राज्य सरकार हो, दोनों के ये है दायित्व। ठीक है। इसके बाद आता है जो भी आपका है सरकार है, तो वो एक ऐसी व्यवस्था करे जिससे राज्य जो आपके नागरिक हैं उनको जो है अपने मन के अकॉर्डिंग कार्य करने का अवसर मिले। यानी कि जो व्यक्ति जो मान लिया काम करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको उसके ऑप्शन मिले। और जो भैया नारियां हैं जो अभी इस समय मान लिया गर्भावस्था में है, तो उनको भी एक सहायता वो सब मिले। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका कानून है, कानून देखो क्या वो कानून हो या फिर जो आपका है आपका आर्थिक संगठन है, तो उसमें क्या होता है कि खुद की जो है भैया ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि जो हमारा मान लिया किसान है या भैया उद्योग है या जो भी मान लिया अन्य क्षेत्र के जो भैया हैं आपके श्रमिक हैं, तो उनको जो है अगर वो मान लिया कोई अपना काम करते हैं तो उनको काम के अकॉर्डिंग उनको भैया मिले, मजदूरी मिले और साथ में उनको काम भी मिले। ऐसा ना हो कि भैया साल में खाली अरे 5 दिन मिल रहा है और बाकी भैया 360 दिन वो भैया खाली बैठा है, तो वो पे उसकी जीविका नहीं चलेगी। तो यानी कि उसको यथोचित उसको वो सब कार्य भी मिले और उस कार्य के बदले उसको यथोचित मजदूरी भी मिले। और जब ये होगा तो फिर उनका दूसरा क्या होगा उद्देश्य कि जो उनका भैया जीवन का स्तर है वो भी भैया ऊंचा हो जाए। उसके साथ साथ अगर मान लिया आता है आपका अवकाश काल आता है, तो उनको जो है उसका पूरा यूज करने के लिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का एक अवसर प्राप्त हो। ठीक है। और आपका जो है भैया राज्य के सारे ग्रामीण उद्योग है उनको भैया प्रोत्साहन देकर जो भी आपके सब गांव हैं उनकी आर्थिक दशा और जो भैया सामाजिक दशा है उसको हम आगे इंक्रीज कर सकें। तो ये जो 9 पॉइंट हैं ये आते हैं आपके आर्थिक जो भी आपका विकास के जो है तत्व उनके लिए आते हैं। ठीक है। अगला आता है आपका सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा आप देखो, अब जब व्यक्ति के पास भैया पैसा आएगा तो वो भैया अपने समाज में अपनी वैल्यू बनाएगा, और जब समाज में अपनी वैल्यू बनाएगा तो फिर वहां पर भी उसको कुछ क्षेत्रों में भैया चाहिए होता है सुरक्षा। तो आइए वो देखते हैं। तो जो आपका सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व है उनका उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो उसका उद्देश्य ये है कि जो भैया समाज का मान लिया कमजोर वर्ग है या फिर जो आपका भैया बैकवर्ड है ना, तो वो है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए तथा जो है उसका बौद्धिक विकास किया जाए, साथ साथ उसका आर्थिक विकास भी किया जाए ना, तो और उसका सामाजिक विकास भी किया जाए। तो उसके लिए जो है उसके लिए हमारे पास क्या आते हैं वो सब नीति निर्देशक तत्व आइए देखते हैं। उसके लिए क्या होता है, जो आपका राज्य है तो राज्य द्वारा समाज के जो भी भैया कमजोर वर्ग हैं, खास तौर पर कौन से वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए क्या होना चाहिए कि उनकी शिक्षा के लिए होना चाहिए पूरा व्यवस्था, और साथ में जो है अर्थ संबंधी हितों का भी संरक्षण होना चाहिए। ठीक है। यानी कि उनका शैक्षणिक तथा आर्थिक दोनों तरह से उनका भैया होना चाहिए संरक्षण, ये इसमें
उसे बताया गया। ठीक है, अगला होता है कि जो भी भैया नागरिक है तो उनको स्वास्थ्य के अनुसार भैया प्रयास करना चाहिए और लोगों को जो है पुष्टिकारी आहार मिलना चाहिए। आहार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लिया किसी व्यक्ति को जो है पोषण का स्रोत नहीं मिलेगा तो वो भैया हो जाएगा, वो सब कमजोर हो जाएगा, और जब देश की भैया जनता कमजोर होगी तो फिर भैया पूरा का पूरा देश कमजोर होगा। तो इसलिए जो है आहार के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखे। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि भैया जीवन का स्तर यहाँ पर भी ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो भी आपके हानिकारक मादक पेय हैं तथा मादक वस्तुएं हैं उनके ऊपर भैया प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छी बात है भैया, और आज के टाइम में तो भैया बहुत ज्यादा है ये सारी वो सब चीजें, तो इन पर प्रतिबंध है भी, लग भी रहा है, और जो भैया सुप्रीम कोर्ट है और जो है तो सब सरकार वो भी इस पर काम कर रही है, तो ये हो रहा है काम। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका बालक बालिकाएं हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए तथा कोई भी उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो आपका भैया ग्राम पंचायत है तो उनकी स्थापना होनी चाहिए। और जो आपका भैया है ये सब ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भैया आपके सब गांव हैं तो उनका भी सब विकास हो सके, तो इसके लिए जो है पूरे प्रयास होने चाहिए। और ये जो आपके बनेंगे भैया ग्राम पंचायत, ये जो है शासन की एक इकाई के रूप में अपना काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो आपके न्यायपालिका है, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या जो आपका भैया जुडिशियल सिस्टम है, उसको जो है कार्यपालिका से यानी कि सरकार से अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके, और ये होना भी चाहिए, है ना, और ये है भी लगभग, और आगे भी जो है इसके लिए पूरी पूरी सब कोशिश की जाती रहती है ना, तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो आपके भैया देश के हैं वो सब नागरिक हैं तो उनके लिए समान व्यवहार संहिता बनना चाहिए कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आपका है पूरा समूचा देश है तो उसमें जो है एक ही वो सब कानून बना रहे। ठीक है, अब आते हैं हम शासन सुधार संबंधी। पहला हमने देखा भैया कौन सा, आर्थिक सुधार, दूसरा देखा सामाजिक सुधार। अब हम बात करेंगे शासन सुधार में। तो शासन सुधार के अंतर्गत बेसिकली दो ही पार्ट, और इन दोनों का उद्देश्य क्या है, जो भी भैया शासन है उसकी जो भी भैया स्तर है, स्टेटस है, उसको हाई किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, मेन एम ये। तो अब हम आइए देखते हैं कि क्या है। तो जो भी आपके सब राज्य है तो उसको उसका मेन काम पहला क्या है कि वो क्या करेगा, वो करेगा ग्राम पंचायतों का भैया गठन, और ये मैंने अभी आपको बताया था। तो अब जब भैया इनका गठन होगा तो ये जो भैया ग्राम पंचायतें हैं उनको जो है कुछ ऐसी विशेष शक्तियां तथा अधिकार दिए जाएंगे ताकि जो है वो भैया अपना सेल्फ गवर्नेंस चला सकें, यानी कि जो भी उस समय उस गांव के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो भी भैया आवश्यक हो वो अपने अकॉर्डिंग उस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो इस पर हुआ, और जो इसका मेन उद्देश्य था वो क्या था कि वो था आपका रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा ग्राम सुधार। ठीक है, अगला आता है जो आपका राज्य न्यायपालिका है, उसको भैया कार्यपालिका से भैया पृथक कर दिया गया ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। ये वही सेम पॉइंट है, यानी कि जो आपका सामाजिक सुधार के जो आपके लास्ट के दो पॉइंट थे, एक था आपका, एक कौन सा था, एक था आपका भैया ग्राम पंचायत का, और दूसरा था आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का। वही दोनों पॉइंट आपके आ जाते हैं शासन सुधार के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपका प्राचीन स्मारक संबंधी निर्देशक तथ्य, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक क्वेश्चन अभी आया था कि जो भी आपके भैया प्राचीन स्मारकों का जो भैया संरक्षण है वो संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख है, तो वो है आपका चौथे भाग में, क्योंकि ये आपका नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे भैया देश में जो है बहुत सारे भैया ऐतिहासिक स्मारक तथा खंडहर हैं जो कि भैया प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतीक है। तो जो हमारी भैया सरकार है उसका ये भैया मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो इन ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक का भैया संरक्षण करे, है ना, और उसे क्या करे कि उसे जो है भैया राष्ट्रीय महत्व के अकॉर्डिंग उसको वो भैया घोषित करे, और उसको जो है भैया
दूषित होने से, नष्ट होने से और स्थानांतरित किए जाने से अथवा बाहर भेजे जाने से उसको भैया वो सब बचा सके। तो ये हमारे है इसमें, ठीक है। अगला आता है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक का। तो भैया देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति भी चाहिए। अगर भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं होगी तो भैया आए दिन कोई ना कोई देश आकर आक्रमण करेगा, तो ये भी हमारे लिए वो सब है बेकार चीजें हैं। तो वो चीजें हमें वो सब नहीं करनी है। तो क्या होता है, जो भी भैया सरकार है वो क्या करेगी, उसका मुख्य जो उद्देश्य एक और क्या होगा कि वो ये होगा कि वो जो है भैया जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भैया दिशा में कौन कौन से आदर्शों को लेकर चलेगी। तो आइए हम वो देखते हैं। तो वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए तथा सुरक्षा के लिए आगे हमारी उन्नति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बीच में क्या है कि जो भी भैया राष्ट्र हैं तो उनके बीच में न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कि जो आपका पारस्परिक भैया व्यवहार है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों का आदर किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हमारे देश से किसी भी प्रकार की कोई संधि हुई है या फिर जो भी भैया आपके बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं उन सबका हमें देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका है, जैसे मान लिया किस जो कुछ मान लिया उस मैटर चल रहे हैं किसी देश में, तो अगर पॉसिबल हो तो जो है उनकी मध्यस्थता करके उन मैटर्स को अगर सॉल्व तो सब किया जा सकता है, तो ये प्रयत्न भी होने चाहिए। तो ये इसमें आते हैं 4 पॉइंट। वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति में। तो यानी कि जो हमारे 5 आए हैं वो सब नीति निदेशक वो कौन से है, पहला हुआ आपका आर्थिक विकास, दूसरा हो गया आपका सामाजिक विकास, तीसरा हो गया आपका शासन के लिए, चौथा हो गया आपका जो भी भैया आपके क्या नाम उसका प्राचीन वो है भैया स्मारक हैं तो उन सब की सुरक्षा, और 5वां हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय का सम्मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें भैया कुछ जो हमारे अभी तक तो ये भैया देखे जो कि हमारे पास पहले से आए थे, लेकिन अभी कुछ इसमें हुआ है भैया परिवर्तन भी होता है। तो क्या होता है कि जो संविधान का 42वां संशोधन होता है, संविधान का जो आपका 42वां संशोधन है उसमें जो है कुछ नए तत्व भी उसे जोड़े गए हैं। तो और जो जोड़े गए हैं नए तत्व ये भी आप देख लीजिए कौन से हैं। तो वो ये है कि जो भी भैया बच्चे हैं तो उनको जो है ऐसे अवसर तथा सारी की सारी वो सब फैसिलिटी दी जाए ताकि वो भैया स्वस्थ रहें और स्वतंत्रता तथा मर्यादा की दशाओं में रहते हुए अपना विकास कर सकें। यानी कि यहाँ पे तो जो है बेसिकली जो भी आपके उस बच्चे हैं उनके लिए भैया आहार की भैया पूरी व्यवस्था की जाए, पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए, साथ साथ जो भी भैया उनकी जो भैया उनका सामाजिक विकास है या जो उनका भौतिक विकास है वो यहाँ पर हो सके। उसके साथ साथ जो आपका दूसरा पॉइंट क्या उसमें हुआ है ऐड हुआ है, वो ये हुआ है कि जो भी भैया सरकार है वो जो है ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे देश में जो भी आपकी भैया कानूनी प्रणाली है, यानी कि जो आपका भैया सारे कानून हैं उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अवसर के आधार पर मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तथा जो भी आपका उपयुक्त मान लिया प्रयोजन है तो उसके द्वारा कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भैया किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो वो उसको जो है बिना रोक टोक और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर पर उसको उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई भी अन्य अयोग्यता के कारण जो है कोई भी मान लिया व्यक्ति जो है उसको कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि उसको भैया जस्टिस ना मिल पाए, ये आ जाता है। उसके बाद आता है कि जो भी भैया मजदूर हैं, जो भैया मान लिया काम वाम कर रहे हैं कहीं पे, तो उनको जो है भैया मैनेजमेंट का पार्ट बनाया जाए, यानी कि उनके लिए आपका शेयरिंग वाली उस कंडीशन समझ लीजिए वो होना चाहिए। और जो भी आपके देश के वन है और जो आपके भैया जंगली भैया जानवर हैं उन सबकी भी भैया सुरक्षा की जाए। ये इसमें ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपके कब जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन में। अब कुछ जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है भैया कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक है।
देखिए अभी तक मैंने आपको जो सब बताया था, जो मैंने लास्ट वाला जब मैंने वीडियो जहाँ पर वो सब खत्म किया था, तो वहाँ पर हमने कितने आर्टिकल खत्म किए थे, वो था हमारा 35 तक हमने खत्म किए थे, है ना। तो अब हम शुरू करेंगे 36 से। तो 36 से लेके और 51 तक, तो यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके और अनुच्छेद 51 तक के जो भैया हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या वर्णित है, वो है आपके नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है, जो भी आपका 14 वर्ष तक की आयु के जो है बच्चे, उनको भैया निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये जो आपका बने हैं ये सारे के सारे ये सब नीति निदेशक तत्व, तो इनमें सबसे ज्यादा जो है किसके विचार तो सब समाहित है, तो वो है भैया महात्मा गांधी जी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो भैया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक, जो मैंने 3 वीडियो पहले बनाए थे संविधान के ऊपर, जिसमें मैंने उसके तीनों पार्ट्स अभी तक जो मैंने उसे डिस्कस किए हैं, तो मैं उनको से ये वो सब कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी वो सब कवर अप कर लीजिए। क्यों आप कर लीजिए? क्योंकि फिर आपको एक पूरा सीक्वेंशियल वे में पूरा का पूरा संविधान आसानी से वो सब आता जाएगा समझ में। और आपको जो भी आपके ये सारे के सारे हैं भैया आर्टिकल्स हैं, ये आपको एक सीक्वेंस में सारे के सारे आ जाएंगे समझ में। तो इसलिए मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। और प्लीज़ 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों ने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।